Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we discuss editorials which will help you in improving your vocabulary and reading comprehension skills. We discuss these editorials from Monday to Friday at 10 a.m. ओके सो जैसा आपको पता है बैंकिंग वीडियो कोर्सेज आप पीएम की वेबसाइट पे परचेज कर सकते हैं. आपको कूपन कोड यूज़ करना है PM10 और 10% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं. ये कोर्सेज प्रीलिम्स से मेंस तक ईजी से डिफ़िकल्ट लेवल्स तक हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, और साथ ही साथ ये बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं. तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपके लिए भी ये बिल्कुल सूटेबल है, और आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज भी. तो अगर आप सिर्फ क्वांट का या सिर्फ रीजनिंग का या सिर्फ कोई 2 सब्जेक्ट्स का परचेज़ करना चाहते हैं कोर्स, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं. ओके तो आज हम डिस्कस करेंगे नो क्विक फिक्स. ओके और ये जो एडिटोरियल है ये है जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसके ऊपर बेस्ड है, जिसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा डिस्कशन किया था. तो अब उसका जो बिल है, ठीक है, अभी वो बिल जो है पब्लिक में नहीं आया है, लेकिन उसके बारे में कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, तो उसके ऊपर है. आप इसको एक बार क्विकली रीड कर लो और फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी. ओके नेक्स्ट, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन स्लेटेड टू बी टेबल्ड इन द करंट मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023. तो ये बिल जो है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब तक पार्लियामेंट उसको पास नहीं करता तब तक हम बिल कहेंगे उसे. तो वो बिल टेबल किया जाएगा, यानी कि जो है पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में. तो जब भी बिल्स जो हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं तो उसे वही टेबल को वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, विल बी टेबल्ड. ओके तो टेबल एक वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है. अच्छा, अब अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिल्स हैं जो कि प्रेजेंट किए जाएंगे पार्लियामेंट में, उनमें से एक है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, ठीक है. स्लेटेड यानी कि जिस प्लान्ड टू बी इंट्रोड्यूस. तो जब हम कहते हैं कोई चीज़ स्लेटेड है, दैट मीन्स इट इज़ प्लान्ड. ओके प्लान, तो गवर्नमेंट का प्लान है कि इस मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में इसे प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम टेबल्ड की जगह प्रेजेंटेड भी कर सकते हैं. वाइल अ ड्राफ्ट इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन, इट एनविसेजेस अ न्यू सेंट्रलाइज्ड बॉडी टू फंड रिसर्च. वाइल क्लॉज है, तो कंट्रास्ट होगा इस सेंटेंस में कि हालांकि एक ड्राफ्ट इज़ नॉट इन पब्लिक डोमेन में, यानी कि अभी पब्लिश नहीं हुआ है, इसके डिटेल्स जो है वो पब्लिश नहीं की गई हैं. ड्राफ्ट होते जब भी कोई कानून बनाया जाता है, सबसे पहले तो एक बिल्कुल एक रफ स्केच कह सकते हो आप, या बिल्कुल जो प्रिलिमिनरी बिल्कुल स्टार्टिंग का जो डॉक्यूमेंट होता है, फिर उसमें बाकी सजेशंस के साथ साथ उसमें चेंजेस किए जाते हैं. तो जो सबसे पहला जो इनिशियल स्टेज में जो होता है उसे कहा जाता है ड्राफ्ट. तो जो ड्राफ्ट है वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, अभी हमें उसकी सारी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, इट एनविसेजेस अ न्यू सेंट्रलाइज्ड बॉडी. एनविसेज मतलब कोई चीज़ की कल्पना करना या फिर किसी चीज़ को प्लान करना, ठीक है. तो यहाँ पर जो ये बिल है ये एक नई सेंट्रलाइज्ड बॉडी जो है उसे एस्टैब्लिश करेगा, उसे बनाएगा, जो कि रिसर्च को फंड करेगी. यानी अभी क्या हो रहा है कि इंडिया में कोई एक सेंट्रलाइज्ड कोई बॉडी नहीं है जो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के लिए फंड्स प्रोवाइड करे, ठीक है. अलग अलग स्फीयर्स में अलग अलग बॉडीज़ हैं, तो कोई एक सिंगल बॉडी नहीं है जो ऑल ओवर इंडिया रिसर्च को फंड कर सके. तो इसलिए एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बनाई जाएगी, ठीक है, और उसमें बजट होगा 50,000 करोड़ रुपीज़ over the next 5 years. So the NRF draws on models such as the United States National Science Foundation, whose nearly $8 billion budget is the major source of funding for college and university research, and the European Research Council, which funds basic and applied research. तो ये जो बिल है ये ड्रॉज ऑन मतलब कि किससे इंस्पिरेशन लेता है, या कहें कि कहाँ
कौन से जो दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उन्होंने पिक किए हैं। तो जैसे कि ड्रॉज ऑन मॉडल सच एस, यहाँ पर यूएस का है नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है, और यूरोप में है यूरोपियन रिसर्च काउंसिल। तो वहाँ से इंस्पायर होकर उनके जो कुछ कह सकते हैं कि जो मेजर जो आउटलाइन है या स्ट्रक्चर है वहाँ से दिया गया है, और फिर उसके बाद उन्होंने ये बिल जो है वो प्रिपेयर किया है। तो यूएस में $8 बिलियन का बजट है और वही फंड करता है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी रिसर्च को, और यूरोप में है यूरोपियन रिसर्च काउंसिल जो कि बेसिक और अप्लाइड रिसर्च को फंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया यूरोप में ये ऑर्गेनाइजेशन है और यूएस में ये है। हाउएवर द एनआरएफ्स प्लान गोइंग बाय पब्लिक स्टेटमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स इज टू ड्रॉ द बल्क ऑफ इट्स बजट 36,000 करोड़ फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पे जो अभी तक हमारे पास ड्राफ्ट तो नहीं है, लेकिन जो भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो भी ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उससे इतना तो हमें पता चल रहा है कि जो प्लान है वो ये है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी जो फंडिंग है, ज़्यादातर फंडिंग, बल्क मतलब सब, जब भी हम किसी चीज़ के बल्क की बात करते हैं दैट मीन्स हम उसकी मोस्ट ऑफ दैट थिंग, उसकी ज़्यादातर चीज़ की हम बात कर रहे होते हैं। तो बल्क ऑफ इट्स बजट यानी मोस्ट ऑफ इट्स बजट वो कहाँ से सोर्स करेंगे, ड्रॉ मतलब सोर्स करना, ठीक है, टू गेट समथिंग। तो जो ये एनआरएफ है वो अपने जो 50,000 करोड़ का जो बजट है उसमें से 36,000 करोड़ यानी मोर देन हाफ, ठीक है, काफ़ी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ऑब्टेन करेगा, ठीक, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर से। For many years, India's spending on research has lagged between 0.6 to 0.8% of GDP, or lower than the 1 to 2% spent by countries with an economic base reliant on science and technology। तो अब यहाँ पर बताया है कि अभी तक क्या चल रहा था, कि जो थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। अभी तो ये पता चला कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी और वो अपने ज़्यादातर फंडिंग प्राइवेट सेक्टर से वो ऑब्टेन करेगा। लेकिन ये किस बैकग्राउंड में है, तो बैकग्राउंड ये है कि इंडिया सिर्फ 0.6 से 0.8% अपनी जीडीपी का रिसर्च पे खर्च करता है, और ये इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया लैग्ड। लैग मतलब कि पीछे रह जाना किसी चीज़ में। तो यहाँ इंडिया रिसर्च स्पेंडिंग में पीछे रह गया बाकी कंट्रीज से, क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जिनकी इकोनॉमी बेस्ड है, ठीक है, वो कंट्रीज़ 1 to 2% स्पेंड करती हैं, लेकिन इंडिया सिर्फ 0.6 से 0.8% तक ही स्पेंड करता आया है। तो इसीलिए इंडिया उन कंट्रीज से पीछे रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च के मामले में। ओके, तो रिलायंट क्या होता है, डिपेंडेंट, किसी चीज़ के ऊपर आप निर्भर करते हो। तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे निर्भर करती हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, वो 1 to 2% स्पेंड करती है। ओके, इन कंट्रीज सच एज चाइना, द यूएस एंड इजराइल, the private sector contributed nearly 70% of the research expenditure, whereas in India this was only about 36% of India's total research expenditure। तो चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, इसराइल की बात करें, ये वो कंट्रीज़ हैं जिससे जस्ट पहले बताया गया था कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो जिनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, और वो 1 to 2% स्पेंड करते हैं। तो उसी के जस्ट बाद फिर कुछ कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया गया कि ये कंट्रीज़ हैं, इनमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो 70% तक जो है रिसर्च एक्सपेंडिचर वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से होता है, बचा हुआ गवर्नमेंट सेक्टर से होगा 30%, ठीक है। लेकिन इंडिया में उल्टा है। इंडिया में क्या सिनेरियो है कि इंडिया में सिर्फ 36% जो है इंडिया में जितना भी खर्चा होता है रिसर्च पे उसका सिर्फ 36% ही प्राइवेट सेक्टर से आता है, बाकी गवर्नमेंट से आता है। तो यहाँ पे यहाँ पे डिफरेंस हमें दिख रहा है कि जो कंट्रीज़ एक तो ज़्यादा स्पेंड करती हैं अपनी जीडीपी का एक पोर्शन, और दूसरा कि उसमें उसका भी ज़्यादातर जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइवेट सेक्टर करते हैं, ठीक है। देयरफॉर द सेंटर रीजंस द वे टू गैल्वेनाइज यूनिवर्सिटी रिसर्च इन इंडिया वुड बी टू अट्रैक्ट मोर प्राइवेट मनी। तो इसी के बेसिस पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि इसी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसे मोटिवेट किया जाए, एनकरेज किया जाए। तो गैल्वेनाइज मतलब कोई एक्शन लेने के लिए एनकरेज करना। तो अगर हमें यूनिवर्सिटी रिसर्च को एनकरेज करना है इंडिया में, तो हमें प्राइवेट मनी को अट्रैक्ट करना पड़ेगा रिसर्च की फील्ड में, ठीक है। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है,
क्यों? क्योंकि जो कंट्रीज़ काफ़ी आगे हैं रिसर्च में और जो काफ़ी ज़्यादा स्पेंड भी करते हैं, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर स्पेंडिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ही होती है। वेल दैट इज़ अ रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन, हालांकि एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन है। कोई चीज़ जब रीज़नेबल होती है, आपको लगता है कि ये लॉजिकल है, ठीक है, कि हाँ कि ये सही एक्सपेक्टेशन है। इट इज़ अनक्लियर, लेकिन यहाँ पर वाइल क्लॉज है, ठीक है, हालांकि ये एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इट इज़ अनक्लियर, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं है कि हाउ सच अ प्रपोजल कैन बी एग्जीक्यूट। पर ये जो प्रपोजल है, अभी हमने जो लास्ट वीडियो थे उसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है, प्रपोजल क्या होता है? कोई प्लान, ओके। तो यहाँ पर जो ये प्लान है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में जो रिसर्च है उसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, वो किस तरह एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे वो अमल में लाया जाएगा, ठीक है, वो क्लियर नहीं है। One of the suggestions is to have the funds private company allot as part of the annual corporate social responsibility obligations directed to the NRF। तो एक सजेशन तो क्या है, एक सुझाव तो ये है कि कंपनीज को कहा जाए कि जो वो CSR फंड्स होते हैं कंपनी के, यानी कंपनी को जो लार्ज कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं उन्हें अपने प्रॉफिट्स का एक फिक्स परसेंटेज उन्हें CSR फंड्स में उन्हें डोनेट करना होता है। यानी कि जो सोशल, जो फुल फॉर्म क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो है सोशल जो मेट्रिक्स हैं उन्हें इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, ठीक है, चाहे वो सैनिटेशन हो, हेल्थ हो, इन सब चीज़ों में वो स्पेंड करते हैं। जहाँ वो जिस पर्टिकुलर सेक्टर में करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन वो इनकी ऑब्लिगेशन होती है, यानी कि रिक्वायरमेंट होती है लीगली कि कंपनीज़ को अपने प्रॉफिट्स का एक फिक्स परसेंटेज स्पेंड करना होता है इन सेक्टर्स में, ठीक है। तो अब एक सजेशन तो ये कि उन कंपनीज़ को कहा जाएगा कि वो अपने ये जो CSR फंड्स हैं वो NRF में जो है NRF में कंट्रीब्यूट करें। तो एक सजेशन ये है, डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स शो दैट ड्यूरिंग FY 2022, FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी 2022 से अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक, तो जो फाइनेंशियल ईयर 2022 था उसमें कंपनीज़ ने 14,588 करोड़ रुपीस खर्च किए अपने CSR ऑब्लिगेशंस में। देखिए वही जिसकी हमने अभी बात की थी। The CSR trends suggest that nearly 70% of such funds were spent in education, healthcare and sanitation projects। तो जो CSR फंड से ज़्यादातर 70% तक ये फंड्स कहाँ पर खर्च हुए? एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और सैनिटेशन में खर्च हुए, ठीक है। मोर ओवर, तो रिसर्च में नहीं गए ये ज़्यादातर फंड्स रिसर्च में ना जाके ये एजुकेशन, हेल्थ केयर और सैनिटेशन पे खर्च हुए। दूसरा, मोर ओवर हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, एक तो डेटा दिया जा रहा है कि कैसे जो CSR फंड्स है वो रिसर्च में नहीं बाकी दूसरे सेक्टर्स में स्पेंड होते ज़्यादातर। दूसरा, मोर ओवर मैनी ऑफ द कंपनीज स्पेंड दिस ऑन इनिशिएटिव्स दैट आर लोकेटेड विद इन देयर ओन कम्युनिटीज़। ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं कि जो उनकी कम्युनिटीज़ है, जहाँ पे उनके ऑफिस लोकेटेड हैं, ठीक है, जिन रीजन में वो एक्टिव हैं, उन रीजन्स में उन कम्युनिटीज़ में जहाँ पर वो एक्टिव, वहाँ पर वो स्पेंड करते हैं अपने CSR फंड्स, ठीक है। विद द गवर्नमेंट नॉट हैविंग अ से ऑन हाउ दिस मस्ट बी स्पेंड। तो गवर्नमेंट ये तो फिक्स करती है कि आपको इतना % अपने प्रॉफिट्स का स्पेंड करना है CSR इनिशिएटिव्स पे, लेकिन वो कौन सी कम्युनिटीज़ में स्पेंड होगा उसमें गवर्नमेंट का कोई से नहीं है, यानी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, तो वो कंपनीज डिसाइड करती हैं। तो इसी की वजह से क्या होगा, जैसे रिसर्च में या दूसरे सेक्टर्स में वो फंड्स नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वेदर द गवर्नमेंट कैन फोर्स और ऑफर टैक्स बेनिफिट्स टू कोक्स सम ऑफ दीज फंड्स इनटू द NRF रिमेन्स टू बी सीन। अब ये देखने की बात है कि क्या गवर्नमेंट किसी तरीके से इन फंड्स को NRF में चैनलाइज कर पाएगी, क्या कंपनीज जो है वो मानेंगी इस बात को कि जो ये CSR फंड्स हैं वो NRF में कंट्रीब्यूट किए जाएँ। तो चाहे वो फोर्स से, क्या गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है कंपनीज़ को या फिर टैक्स बेनिफिट दे सकती है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि क्या इन तरीक़ों से जो है कंपनीज़ कोक्स हो पाएंगी। कोक्स करना किसी चीज़ के लिए किसी को मना लेना। तो अगर आप चाहते हो कि कोई कुछ काम करे, ठीक है, वो मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, आप क्या करोगे? आप और अच्छे से बात करोगे, ठीक है, मे बी कोई बेनिफिट देने की बात करोगे। तो ये सब चीज़ें, तो इसको हम कहेंगे कोक्स करना। तो क्या कंपनीज इस बात पर को मानेंगी, ठीक है, कि उनके जो कुछ फंड्स हैं वो NRF में जो है कंट्रीब्यूट करें? तो ये देखना होगा हमें, इट रिमेन्स टू बी सीन।
The relatively greater contribution of private sector research in many countries is because of sustained government support to universities and research institutions. तो जो ज़्यादातर अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें, हमने चाइना, यूएस और इज़राइल की बात की, तो वहाँ पे जो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है रिसर्च में। तो वो क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पर सस्टेन्ड गवर्नमेंट सपोर्ट रहा है यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को। सस्टेन्ड जो लंबे टाइम तक रहे, तो बहुत लंबे टाइम से गवर्नमेंट ने उन इंस्टीट्यूट्स को, उन यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट किया है और उसी की वजह से इंडिविजुअल्स ने कंपनीज बनाई दैट हैव देन इनकरेज इंडिविजुअल्स टू बिल्ड कंपनीज। तो यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट किया लंबे टाइम तक गवर्नमेंट्स ने, फिर उन यूनिवर्सिटीज़ से जो इंडिविजुअल्स जो वहाँ पढ़े उन्होंने फिर बाद में कंपनीज बिल्ड की एंड इंस्टीट्यूशंस दैट सॉ वैल्यू इन इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो फिर वो जो कंपनीज बनी उन्होंने फिर देखा कि अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी, यानी हम उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओके, द चैलेंज इन इंडिया इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ सच कंपनीज। अब इंडिया में ऐसा नहीं है कि ऐसी कंपनीज हैं ही नहीं जो रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकती हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, ठीक है, ये चैलेंज नहीं है। फिर क्या है? बट द फैक्ट, तो चैलेंज क्या है? इट इज़ द फैक्ट दैट देयर आर टू फ्यू ऑफ देम। ऐसी बहुत ही कम कंपनीज है, टू फ्यू, यानी कि जितनी होनी चाहिए उससे भी कम है। ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द NRF should work to create conditions which incentivize the development of private sector organizations। तो अब यहाँ पर सजेशन है, ओके, क्या सजेशन दिया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि NRF की बात हो रही है अब इस एडिटोरियल में, तो दे शुड वर्क, उन्हें किस चीज़ पे काम करना चाहिए, ऐसी कंडीशंस, ऐसे जो है ऐसी कंडीशंस बनानी चाहिए जिससे कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो है to which incentivize the development of private sector organizations that see value in invention and developing proprietary technology। ऐसी कंडीशंस बनाएं कि प्राइवेट कंपनीज को लगे कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो हम ऐसी टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। देखो, ठीक है, विच इंसेंटिवाइज, अगर आप कोई चीज़ इंसेंटिवाइज करते हो, आप कोई रिवॉर्ड देते हो किसी को कुछ अचीव करने के लिए, तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे तो गवर्नमेंट को उन्हें कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा। तो रिवॉर्ड क्या होगा प्राइवेट सेक्टर के लिए कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन रही है या कहीं की जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ बन रही हैं उनको वो ओन करें कंपनीज़, ठीक है, ओनरशिप कंपनीज़ के पास हो जिन्होंने स्पेंड किया है पैसा, और वो कंपनीज़ उस टेक्नोलॉजी से पैसे अर्न कर सकें, ठीक है। तो इंसेंटिवाइज करना है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उन्हें वैल्यू दिखे, उन्हें दिखे कि इन्वेस्ट करने से फ़ायदा होगा। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, प्रोप्राइटरी होता है ओन्ड, जो कोई ओन करता है किसी चीज़ को, तो यहाँ पर कंपनीज टेक्नोलॉजी को ओन करें, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनीज ने सिर्फ पैसा दे दिया और बस ख़त्म। कंपनीज तभी पैसा खर्च करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी जब उन्हें उस पर रिटर्न्स दिखेंगे मिलते हुए। So philanthropy is unlikely to be the panacea। philanthropy क्या होता है? It is charity, और चैरिटी से काम नहीं चलेगा। जैसे हमने भी देखा कि सिर्फ कंपनीज डोनेट करें मनी रिसर्च में, तो ऐसा नहीं होगा। इट इज़ अनलाइकली टू बी द पैनेसिया। पैनेसिया इज एक सिल्वर बुलेट कह सकते हैं, या फिर ऐसा सॉल्यूशन जो सब प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन हो। तो फिलैंथ्रोपी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, ओके। हमें कंपनीज को एनकरेज करना पड़ेगा, उन्हें ओनरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजीज़ की, तभी वो जो है इंटरेस्टेड होंगी इन्वेस्ट करने में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में, ओके। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पे ओपिनियन की बात आप यहाँ समझ सकते हो कि क्या आर्ग्यूमेंट है एडिटोरियल का। वो है टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, और उसके लिए क्या सजेस्ट किया जा रहा है कि एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या अच्छा माना जा रहा है, हाँ, ओके, क्योंकि उसको एनकरेज करने की बात हो रही है। उसके अलावा कैसे एनकरेज करना चाहिए कि जो प्रोप्राइटरी जो टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी की ओनरशिप है वो भी प्राइवेट कंपनीज़ को मिले, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे इसमें, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिव लाइट में शो कर रहा है ये एडिटोरियल, ओके, ठीक है। और हमें यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड मिला था, यहाँ पे अभी करंट जो डेवलपमेंट्स है वो हैं, यहाँ हमें बैकग्राउंड मिला था और बाकी कंट्रीज से कंपैरिजन था। और
ठीक है। उसके बाद CSR फंड्स के बारे में हमें पता चला कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जैसे जो फंडिंग होती है उसकी, और फिर आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये फ्लो था एडिटोरियल का। ओके, चलो, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस आज के एडिटोरियल से। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है समर लेसन्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, आप इसको रीड करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो the memoirs of 19th century colonial officials, missionaries and other Europeans in India are replete with references to the colonies' enervating climate. memoirs क्या होते हैं? ठीक है, अच्छा, एक काम करते पहले, इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूँ, आप एक बार इसको क्विकली रीड करो। समर लेसन्स फ्रॉम इंडिया, यानी अब यहाँ पर अभी आपने पढ़ा होगा कि रिसेंटली काफ़ी कंट्रीज़ में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में हीट वेव्स हैं और सिवियर हीट वेव्स हो रही हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि इंडिया में क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और तो इंडिया में एक ऐसी चीज़ें डेवलप की गई हैं टाइम के साथ जो हेल्प कर सकती हैं उसे फेस करने में, एक्सट्रीम हीट को। तो उसी के ऊपर है समर लेसन्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो इसको आप रीड कर लो। नेक्स्ट, ओके, तो द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है समर लेसन्स फ्रॉम इंडिया। द मेमोइर्स ऑफ 19th सेंचुरी। मेमोइर्स क्या होते हैं? जो कोई पर्सन अपने एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कोई नॉन फिक्शन कोई वर्क लिखता है तो हम उसे मेमोयर कहते हैं। ठीक है, कोई स्टोरीज़ नहीं, फिक्शन होते हैं स्टोरीज़, नॉन फिक्शन जो स्टोरी पे बेस्ड नहीं होते, मे बी उस पर्सन की फ़िलासफ़ीज़, उसके पर्सन के थॉट्स हैं, वो सब चीज़ें हो सकती हैं, पर फिक्शन नहीं होता। तो मेमोयर्स में क्या है कि 19th सेंचुरी कॉलोनियल ऑफिशियल्स, जब 19th सेंचुरी में ब्रिटिश राज था इंडिया में, तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे यहाँ पर, तो जब वो वापस अपने घर जाते थे, ब्रिटेन जाते थे, ठीक है, तो बाद में फिर वो अपने बुक्स लिखते थे, अपने एक्सपीरियंसेस लिखते थे अपने मेमोइर्स में। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी, उन्होंने दे आर रिप्लीट, जो मेमोइर्स है दे आर रिप्लीट विद रेफरेंसेस टू द कॉलोनीज एनर्वेटिंग क्लाइमेट। तो अगर हम उन मेमोइर्स को देखें तो एक थीम बहुत कॉमन है उनमें, वो ये है कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो एनर्वेटिंग है। एनर्वेटिंग मतलब कि ऐसी चीज़ जो आपको बहुत वीक बना दे। तो उन्होंने इंडिया के क्लाइमेट के बारे में लिखा है, और लिखा है कि ये क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, यानी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बॉडी जो है वो बिल्कुल वीक हो जाती है। ओके, तो ये सब किसने लिखा था? 19th सेंचुरी पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, और उसके अलावा जो मिशनरीज़ थे। मिशनरीज़ होते जो ऐसे लोग जिनका जो एक रिलीजियस पर्पस से दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, ख़ास तौर पे जैसे जो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए जो रिलीजियस पीपल होते थे उनके लिए यूज़ किया जाता था मिशनरी। तो उन लोगों ने भी अपने मेमोइर्स लिखे और कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने भी लिखे, जिसमें इसका बहुत डिस्कशन है इंडिया के जो समर है उसके बारे में। ठीक है, रिप्लीट होता है फुल ऑफ, और रिप्लीट के साथ हम विद यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन ध्यान रखना, रिप्लीट विद होता है, कुछ और नहीं यूज़ करना। तो नाउ व्हेन डीकोलोनाइजेशन इज़ अ बज़वर्ड इन मैनी ऑफ द अर्स्टवाइल कॉलोनीज, climate change is forcing people in large parts of Europe and America to experience what has been for centuries a way of life for people in the tropics. तो अब जब डीकोलोनाइजेशन एक बज़वर्ड है, ठीक है, एक इनफॉर्मल वर्ड है। बज़वर्ड यानी कि बज़ क्या होता है? एक्टिविटी है, और बज़वर्ड यानी ऐसा वर्ड जो बहुत ज़्यादा जो ट्रेंडिंग है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जब डीकोलोनाइजेशन बज़वर्ड यानी पॉपुलर वर्ड है डीकोलोनाइजेशन, काफ़ी सारी जो अर्स्टवाइल होता है फॉर्मर, पुरानी, पहले कभी होती थी कॉलोनीज, तो उनमें आजकल ये वर्ड बहुत पॉपुलर है, डीकोलोनाइजेशन। क्लाइमेट चेंज इज फोर्सिंग पीपल टू इन लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका टू एक्सपीरियंस व्हाट हैज़ बीन फॉर सेंचुरीज अ वे ऑफ लाइफ। तो अब क्लाइमेट चेंज फोर्स कर रहा है
यूरोप और अमेरिका को वो एक्सपीरियंस करने के लिए जो उनकी कॉलोनीज़ उनकी कॉलोनीज़ बहुत पहले एक जो हमेशा से एक्सपीरियंस करती आ रही हैं। यहाँ पर तो अ वे ऑफ लाइफ है। ट्रॉपिक्स के अंदर जो गर्मी है वो एक वे ऑफ लाइफ है, लोगों को उसकी आदत है गर्मी की, और उन्होंने उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है, चेंज कर लिया है। लेकिन यूरोप और अमेरिका के अंदर वहाँ क्योंकि इतनी गर्मी पहले नहीं पड़ती थी, तो वहाँ पे उन्हें जो है क्लाइमेट चेंज जो है लोगों को, यूरोप और अमेरिका के लोगों को भी वैसी ही गर्मी एक्सपीरियंस करने पर मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, विद टेम्परेचर्स टचिंग नियरली 45 डिग्रीज, यूरोप सीम्स टू बी वार्मिंग मोर स्विफ्टली दैन द ग्लोबल एवरेज। तो वहाँ पर टेम्परेचर्स 45 डिग्रीज तक जा रहे हैं। कहाँ पहले 35 क्रॉस होता था समर में, तो वो उसको भी काफ़ी हॉट माना जाता था यूरोप में, और वो टेम्परेचर्स 45 क्रॉस कर रहे हैं। तो तो जो यूरोप है वो बाकी जो यूरोप जो है वो बाकी रीजन्स से, बाकी जो अर्थ पे बाकी जो रीजन्स हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है, स्विफ्टली इज क्विकली। Experts believe that governments have failed to heed the alarms sounded by the heat wave of 2003। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो 2003 में हीट वेव आई थी उससे जो है लेसन्स नहीं लिए गए, गवर्नमेंट्स ने उसकी जो वार्निंग्स थी वो नहीं सुनी। ठीक है, तो हीड यानी ध्यान देना किसी चीज़ पे। तो उन्होंने जो ये अलार्म साउंड हुआ था जब इस 2003 की हीट वेव आई थी, तो उसको लेके जो अलार्म था उसको ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। ठीक है, उन वार्निंग्स पे ध्यान नहीं दिया। वन हाउएवर नीड नॉट बी अ क्लाइमेट साइंटिस्ट टू फाइंड वेज टू कोप विद द स्कॉचिंग समर। तो अब अगर हमें हमें क्लाइमेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें तरीके ढूंढने हैं इस गर्मी से को फेस करने के लिए, गर्मी को सर्वाइव करने के लिए, तो हमें क्लाइमेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया और बाकी जो ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग इतने टाइम से ये गर्मी एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ अपने तरीके बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है कोप विद, ठीक है, कोप के साथ विद यूज़ करना है। कई बार कोप ऑफ होता है, कोप अगेंस्ट होता है, नहीं, कोप के साथ विद होता है। जब भी हम किसी चीज़ का सामना करते हैं, किसी चीज़ को सर्वाइव करते हैं, ठीक है, टैकल करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ कोप के साथ विद प्रपोजिशन आएगी। तो स्कॉर्चिंग यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म, स्कॉर्चिंग। ठीक है, अब स्कॉर्चिंग है एक वर्ड, ठीक है, एक है सीयरिंग और एक है स्केल्डिंग। ठीक है, ये वर्ड्स पता होने चाहिए। इन तीनों का मीनिंग बहुत ज़्यादा, जब कोई बहुत ज़्यादा गर्मी को शो करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे स्केल्डिंग वाटर, तो यानी इतना ज़्यादा गर्म है कि जला दे, स्केल्डिंग। ओके, तो सीयरिंग, स्कॉर्चिंग यानी जला देने वाली गर्मी, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी, टू हॉट। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। तो स्कॉर्चिंग समर यानी बहुत ज़्यादा गर्मी जिसमें होती है। तो क्या जो है मेथड्स जो यूज़ करते हैं लोग, वो है फ्रॉम क्वेंचिंग देयर थर्स्ट विद वाटर फ्रॉम द वेट अर्थ सेंटेड मटकास और सुराहीज, कूलिंग देमसेल्व्स विद आम पन्ना, बेल शरबत एंड जल जीरा, टू फीस्टिंग ऑन फ्रूट लाइक मैंगोज। तो ये सब चीज़ें कि अपनी प्यास बुझाना, क्वेंच दैट मीन्स टू सेटिस्फाई वंस थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाना। तो किससे? मटके के पानी से, सुराही से, उसके अलावा आम पन्ना, बेल शरबत, जल जीरा, ठीक है, एंड मैंगोज, लीचीज, मेलन्स, ये फ्रूट्स, ये कंज्यूम करना। एंड एरे ऑफ स्ट्रैटेजीज, एरे क्या होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अ नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज, अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो कई तरह की स्ट्रैटेजीज हैं, कई तरह के टेक्निक्स हैं जो यूज़ करते हैं। इक्विप्ड इंडियंस, तो ये इस टाइप की ये सब चीज़ों ने इंडियंस को इक्विप किया, यानी कि जो है इक्विप किया टू लास्ट आउट द समर टिल द अराइवल ऑफ रेन्स, ताकि वो समर को सहन कर पाएँ। ठीक है, उनको सर्वाइव कर पाए मॉनसून्स यानी बारिश आने से पहले। अब यहाँ पर वर्ड है इक्विप। तो जब कोई चीज़ किसी दूसरे को इक्विप करती है ना, तैयार करती है उसको, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करती है। तो जो समर को सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो इन स्ट्रैटेजीज से हमें मिल जाती हैं। सेंचुरीज बिफोर एसीज एंड कूलर्स मेड एन अपीयरेंस, तो एसी और कूलर के आने से सैकड़ों साल पहले
लैटिस स्क्रीन्स अलाउड एयर टू सर्कुलेट इन बिल्डिंग्स एज वेल एज प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी जो पुराने महल होते हैं, ठीक है, उनमें जालियाँ बनी होती हैं और वो क्या करते हैं, उसमें उनमें बहुत स्मॉल होल्स होते हैं। तो क्या होता है, सनलाइट डायरेक्टली अंदर नहीं आती। दूसरा, उनके थ्रू जब वेंटिलेशन होता है तो उससे उस एयर जो सर्कुलेट होती है उसकी वजह से जो है अंदर ठंडक रहती है उन बिल्डिंग्स में। तो ये जो लैटिस स्क्रीन्स की बात हो रही है, जाली की बात हो रही है, तो इन सब चीज़ों के अलावा लैटिस स्क्रीन्स थी जो प्रोटेक्ट करती थी सनलाइट से। सनशेड सच एज छज्जास ब्लॉक्ड द सन एंड द इंट्रिकेट यूज़ ऑफ वाटर। तो एक तो सन की जो डायरेक्ट सनलाइट रोकने के लिए यूज़ किए जाते थे छज्जास विद इंट्रिकेट यूज़ ऑफ वाटर। इंट्रिकेट यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स या फिर कहीं की डिटेल्ड, ठीक है, यूज़ ऑफ वाटर चैनल्स। तो यानी महलों के अंदर वाटर चैनल्स होते थे, पानी के जाने का रास्ता होता था और वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लेआउट बनाई जाती थी ताकि वाटर फ्लो होता रहे महल में और उससे मिलता रहे थर्मल कंफर्ट, यानी कि ठंडक बनी रहे। विंडोज़ इन दी होम्स ऑफ द लेस एफ्लुएंट वर कवर्ड विद खस मैट्स। तो जो लेस एफ्लुएंट थे, जो इतने रिच नहीं थे कि वो इस टाइप के अरेंजमेंट्स बना पाए कि वाटर चैनल्स अपने घर में नहीं बना सकते, तो जो लेस एफ्लुएंट थे, जो इतने रिच नहीं थे, ठीक है, एफ्लुएंट और रिच पीपल, तो वो लोग क्या करते थे, वो अपने घरों में खस मैट्स यूज़ करते थे। खस के बनी हुई जो है मैट्स, जिन्हें वो खिड़कियों पर लगा देते थे। उसमें क्या होता था कि विच क्रिएटेड अ परफ्यूम्ड एम्बियंस। तो जब उन पे पानी डाला जाता था तो उससे एक तो ठंडक आती थी, दूसरा एक परफ्यूम्ड, एक अच्छी फ्रेगरेंस आती थी। ओके, एम्बियंस इज एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट। तो जो घर का जो एनवायरनमेंट था वो परफ्यूम्ड हो जाता था, अच्छी फ्रेगरेंस होती थी। The weather was one reason for pushing colonists into a culinary negotiation with the Indians। अब और क्या हुआ, एक तो ये सब चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें, ये पूरा पैराग्राफ यही बताता है कि किस तरीके से जो है इंडियंस अलग अलग जो मेथड्स यूज़ करते हैं समर को सर्वाइव करने के लिए, और ये सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस हैं। ओके, नेक्स्ट हमें बताता है कि अब जब कॉलोनिस्ट आए, यानी ब्रिटिश कॉलोनिस्ट्स की बात हो रही है, तो एक और चेंज आया, culinary नेगोशिएशन। यानी एक तरीके से जो ब्रिटिश पीपल हैं उन्होंने इंडियंस की फूड प्रेफरेंसेस देखी और देखा कि कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं यहाँ पे, और फिर culinary इज़ रिलेटेड टू कुकिंग, तो और उसके बेसिस पे फिर नई डिशेस भी बनी, ठीक है। द इंटरेक्शन प्रोड्यूस डिशेस सच एज द खेटगिरी, फिश पैश एंड मलिगटाउनी। तो ये जो डिशेस हैं ये डेवलप हुई, इसको ये एंग्लो इंडियन कह सकते हैं डिशेस। एंग्लो इंडियन, एंग्लो वर्ड यूज़ है ब्रिटिश पीपल के लिए, इंग्लिश पीपल के लिए, और इंडियन, तो यानी कि दोनों का एक कंबाइंड या कहीं की मिक्सचर है। तो ये दोनों टेक्निक्स को मिक्स करके ये डिशेस बनी, एक तो इंडियन कुकिंग और एक ब्रिटिश कुकिंग, और वहाँ से फिर ये डिशेस भी बनी। ओके, तो एट अ टाइम, इन टाइम्स व्हेन इंडिया लेड नो क्लेम्स ऑफ बीइंग अ विश्व गुरु। तो एक ऐसे टाइम में ये डिशेस बनी इंडिया के इन्फ्लुएंस से, जब इंडिया क्लेम नहीं करता था अपने आप को कि वो एक विश्व गुरु है। ओके, आज के टाइम अगर हम बात करें तो इट यहाँ पर किसके लिए यूज़ है, इंडिया के लिए। इट कैन ऑफर द सेम लेसन्स। तो इंडिया अब भी बाकी कंट्रीज़ को ये लेसन्स दे सकता है, जो टेक्निक्स इंडियंस यूज़ करते आए हैं समर को टैकल करने के लिए, वो टेक्निक्स जो है बाकी कंट्रीज़ या उन लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं, सिखाई जा सकती हैं जो इन टेक्निक्स को यूज़ नहीं करते आए। ओके, and it needs to relearn a few lessons it has forgotten from its own climate friendly past as well। तो अब अगर हम कहें कि ये आज उस एक तो इंडिया दूसरी कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर सकता है लेसन्स, लेकिन इंडिया को खुद भी अपने कुछ लेसन्स रीलर्न, दोबारा से याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेसन्स इट हैज़ फॉरगॉटन फ्रॉम इट्स ओन क्लाइमेट फ्रेंडली पास्ट। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ये जितनी टेक्निक्स यूज़ की हैं, आप में से कितने लोग ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। हो सकता है आप एक या दो चीज़ यूज़ करते हो, पर ये सारी टेक्निक्स अब यूज़ नहीं होती, इनकी जगह अब ले ली है जो है क्लोज्ड होम्स, एसीज एंड कूलर्स ने, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों की बात हो रही है कि हम अभी भी अपने जो पास्ट के ये जो क्लाइमेट फ्रेंडली जो ये टेक्निक्स थी, इनसे लेसन्स ले सकते हैं और इनको आज भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस नोट पे ये एडिटोरियल एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो लेसन्स है, लेसन्स सिर्फ बाकी कंट्रीज़ के लिए नहीं है, लेसन्स बाकी कंट्रीज़ के लिए भी हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जो कॉलोनिस्ट्स थे, उसके अलावा इंडियंस के लिए, हमारे खुद के लिए भी लेसन्स की बात की गई है इस एडिटोरियल में। ओके, तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे आज के एडिटोरियल के वो ये, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपके कोई सजेशंस हैं, आपको कैसा लग रही है ये एडिटोरियल इनसाइट सीरीज़, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।